और दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में मान व अपमान का प्रश्न हमारे अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहता है। प्रत्येक मानव अपने जीवन के बारे में, अपने मत के बारे में, अपने भावों के बारे में और अपने कार्यों के बारे में और अपने नैतिक जीवन की बारे में मान और अपमान के भावों का अवतरण करते हुए हमें अपने जीवन को सही दिशा में अवतरित करने के लिए मान और सम्मान की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। मान का सही स्वरूप है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कार्यों का में दी गई प्रतिष्ठा और उसकी प्रतिष्ठा के कार्यों को चरितार्थ करना, किसी भी विषय में यह समझना कि हमारे सम्मान यानी उसके प्रतिष्ठा का सम्मान करना अथवा उसके गौरव को बनाना, उसके मनोबल को बढ़ाना। मान का सही अर्थ है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति विशेष के सम्मान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान रखना और उसकी मर्यादा का सम्मान रखना। अपमान का अर्थ दोस्तों कि अपनी प्रतिष्ठा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में भले ही वह अच्छा करे या बुरा करे, तो उसके अंतर्गत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात विराजती है कि कोई भी उसके जीवन के साथ अव्यवहार न करे, किसी प्रकार का धृष्टता न करे और कोई अपमान न करे, यानी अवमानना की धारणा से की अभिव्यक्ति। और मान है मानने के व्यक्ति की सम्मान के भावों का संचार करना। तो हमारे जीवन में दोस्तों जो हमारा जीवन चलता है, इस जीवन में जब हम सामाजिक प्राणी होने के साथ सामाजिक परिवेश में जब वह रहता है तो अनेक प्रकार के कार्यों में हमको लिप्त रहना पड़ता है। उसी के अनुसार हमको अपने व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तित्व के बनाने के लिए हम किस प्रकार की प्रतिष्ठा के मानकों का निर्धारण करते हैं और जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य में हमें मान मिलता है या अपमान मिलता है। तो ये हमारे कार्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा, समर्पण की भावना और हमारे कार्यों में हम कितना अपने जीवन निस्वार्थ और स्वार्थ भावनाओं का कितना हम उसमें योगदान दे रहे हैं, वह हमारे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है।
तो दोस्तों, मानवीय दृष्टिकोण का हम अगर सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो हर एक मानव के अंतःकरण में मान भावना को अवतरित करने की भावना होती है। अपमान का भागी कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में आध्यात्म जगत से अगर हम देखते हैं तो मान हमारे, या साधारण तरीके से भी हम देखते हैं दोस्तों, मान हमको तभी मिलता है जब हम अपने भावों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने चरित्र से अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए सामाजिक परिदृश्य में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में जो भी योगदान हम देते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमें मान और अपमान की अवधारणा से का मानक बनाया जाता है। तो यह हमारे कार्यों और व्यवहार, हमारी शक्ति, हमारे व्यवहार और हमारे कार्य शक्ति के परिणामों का योगदान है, परिणामों की देन है। तो मान और अपमान दोस्तों, यह मनुष्य के अपने अंदर निहित विचारों, कर्तव्यों, सद्भावनाओं, दुर्भावनाओं, सही गलत, अच्छाई बुराई, सत्यता, दयालुता, करुणता, अहंकार, मद, लोभ, क्रोध, मोह, इन्हीं सब जो हमारे विचारधाराएँ हमारे सामाजिक परिदृश्य में होती हैं, हमारे जीवन में होती हैं, उन्हीं से हमें मान और सम्मान के भावों का, जिस प्रकार हम दो तीन चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, मिला करके जब हम उसको अलग करते हैं तो अलग करने में जिस प्रकार से हमारा कितने हमारे अच्छे गुण हैं, कितने हमारे खराब गुण हैं, दोनों का परिकल्पना की जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप हमको मान सम्मान के रूप में हमारी गणना होती है। तो दोस्तों, प्रत्येक मानव अपने जीवन में यही सोचता है कि मुझे कोई भी कार्य मैं करता हूँ तो उसमें मान मुझे मिले, यानी मुझे सम्मान मिले, मुझे योग्यता मिले, मैं अपने कार्य में मतलब बिल्कुल निष्ठ हूँ और भिज्ञ हूँ अपने कार्य में मेरे को। तो हमारे कार्यों की जो योजना है, जिस ढंग से हम अपने कार्यों को परिणित करते हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, और नैतिक क्षेत्र में हो, अनैतिक क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं तो हम जिस प्रकार के कार्यों से के मानकों को अपने जीवन में पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार की कर्मनिष्ठा हमारे अंतःकरण में होती है, हमारी भावना, हमारी सोच सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, उन्हीं सोचों के अनुसार हमको मान और अपमान की गणना हमारे जीवन की जाती है। और मान अपमान के भावों को व्यक्त करने के लिए केवल खुद मनुष्य अपने खुद से नहीं कर सकता है। यह जब हमको सामाजिक परिवेश में हम जाते हैं, समाज के द्वारा गणना की जाती है, उसी के अनुसार हमको मान और सम्मान मिलता है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों, आज मान सम्मान के संबंध में मैंने एक प्रेरणादायक विचारों के अनुसार एक जगह पढ़ा था दोस्तों, उसको मैं बताता हूँ। घटना जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की है। उसमें यानी विधानसभा के सभापति बाबू राजेंद्र प्रसाद सभा की कार्रवाई का संचालन करते थे। तो सभासदों द्वारा दोस्तों, जैसे हमारी राजनीतिक क्रिया है, तो सभासदों द्वारा कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती है, आज भी होती है, वो आज के में भी, जिसका समाधान करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे विचार समाधान हमारे राजनीतिक परिदृश्य में आ जाते हैं कि समान हंगामा हो जाता है, और अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा ही होने लगा।
तो उसी समाधान का हल खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो जो मेन जो होते हैं वह उसका समाधान करने में किंग कर्तव्य विमोहन की स्थिति में आ जाते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं राजनीति में बैठे हुए, तो उनके लिए एक किंग कर्तव्य विमोहन की स्थिति कभी कभी आ जाती है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र जो है हमारे जीवन का बहुत ही विचित्र क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर मान सम्मान का बड़ा बहुत ही ज़्यादा मानव के अंदर इस प्रकार की भावना छुपी हुई है कि मान सम्मान का बड़ी अवधारणा लोगों के अंतर्मन में रहती है। एक राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसको कैसे इतने लोगों को सब ज्ञानी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, तो उनको एक सूत्र में बांधना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप भावनाओं के, इसलिए अगर पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं तो उसमें भावनाओं का उदय होता है। तो हमेशा जो भी जिस पक्ष का आदमी होता है वो अपने पक्ष के अनुसार बात करता है। लेकिन मानव जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा यही होनी चाहिए दोस्तों कि अगर जो सत्य है, सत्य को सत्य कहना चाहिए, असत्य को असत्य कहना चाहिए। अगर तुम असत्य को सत्य कहोगे तो कभी न कभी भले या कोई भी कितने बड़े पद में बैठा हुआ हो, लेकिन परमात्मा उसको देखता है। इसलिए आजकल एक नई चीज़ आई है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो जब सब लोग जानते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, तो फिर ये मान सम्मान की अवधारणा, और जो अगर किसी भी पक्ष का आदमी है, अगर दूसरे पक्ष का आदमी सही है तो उसको सही बोलना चाहिए, अगर वो वास्तव में गलत है तब उसको गलत बोलना चाहिए। सबकी अपनी अवधारणा है। मेरे विचारों की अवधारणा यही कहती है कि अगर उस पक्ष में रहने वाला आदमी अगर गलत बोल रहा है तो उसको गलत बोलना चाहिए। तभी हमारे देश में देश का मान और सम्मान की मर्यादा सुसंगठित रूप से रहेगी। और अनेक प्रकार के गलत विचारों का हम अगर समर्थन करेंगे तो वह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए आजकल लिखा जाता है दोस्तों, ऊपर वाला देख रहा है। तो ऊपर वाला देख रहा है तो उसको हमको अपने अंतःकरण में रखना चाहिए कि जब हमको परमात्मा की दृष्टि, हमारी तीसरी आँख हमारे ऊपर है, तो उस पर हमको किस प्रकार के विचारों से सही और गलत के मानकों का सही करना चाहिए। तो दोस्तों, तो बात आ रही थी दोस्तों कि सभासदों द्वारा कई बार जब यानी बाबू राजेंद्र प्रसाद सभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे, तो सभासदों द्वारा कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती थी जिनका समाधान करना बड़ा मुश्किल होता था। तो यहाँ तक कि कई बार ऐसे कटु प्रसंग भी आ जाते थे कि जो सभापति की उपस्थित में होने के कारण उनके मान और अपमान का प्रश्न बन जाता है, जो कि आज आए दिन हमारी राजनीति में दिखने को मिलता है। पूरे 140 करोड़ लोग उनको सुनते हैं जो हमारे शीर्ष स्थान पर बैठे रहते हैं। तो हमको उनके विचारों के अनुसार जो 140 लोग उनके भावों की कल्पना करते हैं और उनकी गणना करते हैं। इस समाज में दोस्तों हजारों प्रकार के अच्छे और बुरे लोग हैं। जो जिससे संबंधित रहता है वो उनके विचारों को ही उत्तम बताता है, लेकिन उसमें सत्यता क्या है, परमात्मा की दृष्टि में कौन सही कौन गलत है, इसका ध्यान तो हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो एक बार ऐसा ही प्रसंग दोस्तों उस समय के परिवेश में हुआ था। तो सदस्यों में काफ़ी वाद विवाद हुआ, कई आपेक्षजनक बातें की गई। सदस्यों की ओर से कह दी गई कि राजेंद्र बाबू के सदस्यों को बार बार टोका गया, रोका गया, परंतु उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। कभी कभी ऐसा दृश्य हम आजकल तो रोज़ ही देखते हैं। तो राजेंद्र बाबू को यह बड़ा बुरा लगा।
उनकी मान मर्यादा का प्रश्न था। जो अपने विचारधारा के दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं, विचारधारा के पक्के होते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि दोस्तों जहाँ के सदस्य सदन की गरिमा को ही नहीं समझ पाते हैं, तो सभापति की वरीयता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस सदन की अध्यक्षता से मैं त्याग पत्र दे दूँगा। तो उनके मन में आया कि न बजेगी बांसुरी न रहेगा बांस, यानी जो भी होगा उन्होंने इस प्रकार का मन बनाया। वो उन्होंने उस अध्यक्षता से त्याग पत्र देने का मन बनाया। क्योंकि जब आदमी बहुत ही व्यथित हो जाता है, कोई बात सुनने को नहीं होता है, गलत बात भी सही बोलता है, सही को गलत बोलता है, तो जब इस प्रकार का परिदृश्य हो जाता है आज के समाज में भी, इसलिए हम जब 140 करोड़ लोग राज्यसभा और लोकसभा के भावों को हमारे सांसदों और सभासदों द्वारा बोले जाने जो हमारे विधायक हैं, विधायकों द्वारा बोले जाने वाली बातों को सुनते हैं, तो अनेक प्रकार के प्रकरण प्रत्येक मानव के अंतःकरण में आते हैं। तो तब राजेंद्र बाबू ने कहा कि अपने निश्चय को राजेंद्र बाबू कार्य रूप में परिणत करने ही जा रहे थे। तो उनके मन में यह विचार आया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहले गांधी जी का परामर्श लें। तो कभी भी कोई जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार होते हैं, तो अपने से बड़ों के संपर्क में जाते हैं। तो वह उन्होंने गांधी जी का संपर्क लिया, उनका समर्थन परामर्श लेने की कोशिश की कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वे जैसा कहे वैसा ही मैं करूँगा। तो मैं ये बातें दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि आज के परिवेश और पहले के परिवेश में क्या परिवर्तन हुआ है और मान अपमान का प्रश्न को कैसे हमें अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। तो राजेंद्र बाबू ने त्यागपत्र का प्रारूप लेकर बाबूजी के पास गए और महात्मा गांधी के पास गए। तो बाबूजी बड़े चिंतित हो गए, होता ही है दोस्तों जब। तो और गंभीर मुद्रा में देखकर गांधी जी ने आते ही पूछा कि क्या कोई ख़ास बात है कि एकदम से किसी के पास जाना आना नहीं होता है। उस समय दोस्तों प्रेस मीडिया ये कुछ भी नहीं था। तो राजेंद्र बाबू ने सारी बातें उनको सुनाई कि ऐसा ऐसा जो है विधानसभा में ऐसा हुआ और तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गांधी ने कुछ विचार करते हुए पूछा कि यह सारा घटनाक्रम तो तुमने बता दिया, अब तुम क्या चाहते हो या बोलो। तो अब राजेंद्र बाबू ने त्यागपत्र का प्रारूप लेकर बाबूजी के पास गए। तो बाबूजी को चिंतित और वह गंभीर मुद्रा में जब उन्होंने उसको पूरा पढ़ा तब उन्होंने पूछा कि क्या, तब गांधी ने सब विचार करते हुए पूछा कि सारा घटनाक्रम तो तुमने पहले ही बता दिया है, तो तुम क्या चाहते हो या बोलो। तब उन्होंने बोला, राजेंद्र बाबू ने बोला, मैं सोचता हूँ कि जब सदस्य अनुशासन को नहीं मानते हैं तो मेरा पद पर रहना बेकार है। तो जब यानी यहाँ पर मान और सम्मान का प्रश्न खड़ा हुआ। तो ऐसे क्षणों पर हमको क्या करना चाहिए। गांधी जी ने तब उनसे कहा कि सभापति तो बनाया ही इसलिए जाता है। देखो अपनी मर्यादा की बात उन्होंने कही कि सभापति इसलिए बनाया जाता है कि वह सदन की कार्रवाई अनुशासनपूर्वक चलाए और तुम्हारा सभापति बने रहना तब तक वो और ज़रूरी है। यानी ये पूरी प्रतिष्ठा आपके मान सम्मान की प्रतिष्ठा आपके ऊपर है। आपको सदन को इस प्रकार के सभी लोगों के भावों को आपको इस प्रकार से चित्रित करना चाहिए, इस प्रकार से उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इस प्रकार से उनके मन को मनाना चाहिए कि आप सभी के अनुरूप बने और किसी प्रकार के किसी के अंतःकरण में मान अपमान के भाव अग्रसित न हो। लेकिन कभी कभी समस्याएं इस प्रकार की आ जाती हैं कि वहाँ पर अनुशासन भी जिसके कारण जो है सदन को स्थगित करना पड़ता है। तो दोस्तों काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तब गांधी ने उनसे कहा कि काम तो ये आप ही को करना पड़ेगा जब तक इसका कोई अग्रिम हल नहीं होगा। तो इसीलिए संभव व असंभव के प्रश्न का उत्तर यानी भी तो तुम्हें ही निकालना चाहिए। यानी इसमें क्या संभव होगा, क्या असंभव होगा, कैसे इसका हल खोजा जाए,
इसीलिए इस पद की प्रतिष्ठा होती है, इसलिए इस पद में आपको आसीन किया गया। तो आप ठीक कर रहे हैं बाबू। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जो बात उनसे कही तो उन्होंने कहा आप पक्ष बिल्कुल सही रहे, ये मेरा निर्वहन है, मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, मुझे जो कार्य सौंपा गया उसका सही ढंग से अनुपालन करना चाहिए। कैसी भी दशा हो उस दशा में भी मेरे को अपने दिमाग को बैलेंस बना करके स्थिर करके उसका हल करना चाहिए। तो राजेंद्र बाबू बोले तब, पर वे सभापति की गरिमा को भी तो नहीं मानते। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य वहाँ पर सभापति की गरिमा को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वे सभापति की गरिमा को नहीं मानते हैं। मैंने कई कटु प्रसंगों को नज़रअंदाज कर दिया। यानी कितने प्रकार के वहाँ पर इस प्रकार के जैसा होता है दोस्तों, राज्यसभा में लोकसभा में इस प्रकार का आए दिन इस प्रकार के प्रसंग देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं। पर लगता है कि मेरी नरमी विपरीत ही सिद्ध हो गई है। जो मैंने नरमी दिखाई वहाँ पर, नम्रता दिखाई और मुझे वहाँ पर सख्ताई से पेश आना चाहिए, वही मेरी कमी का कारण था। पर लगता है कि मेरी नरमी विपरीत सिद्ध हो रही है। यानी कहा गया है ना, साम दाम दंड भेद। तो ये हमारे जीवन के लिए जहाँ पर जिस प्रकार का अवसर हो वहाँ पर जो पद आपको दिया गया है, पद की मर्यादा, गरिमा और प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से करना चाहिए। ये हमको प्रेरणा के रूप में, चाहे हम किसी क्षेत्र में कार्य करें। तो पर लगता है कि मेरी नरमी विपरीत सिद्ध हो रही है, उन्होंने ये कहा। तो इसीलिए मैं त्यागपत्र देने को विचार कर आपकी अनुमति मांगने आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि इतना कहकर राजेंद्र बाबू ने त्यागपत्र का प्रारूप बाबूजी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है, तो उन्होंने जो है त्यागपत्र का प्रारूप उनके सामने रख दिया। तो गांधी ने प्रारूप बड़ी गंभीरता से पढ़ा, सूक्ष्मता से पढ़ा, विचार किया और इसके आगे का विवरण स्वयं राजेंद्र बाबू की कलम से इस प्रकार। जब राजेंद्र बाबू ने क्या कहा दोस्तों, मेरे दृष्टिकोण को उन्होंने सही बताया, किंतु त्यागपत्र का निर्णय उन्हें जचा नहीं। उन्होंने कहा जो आपने बोला, और एक चीज़ आपने ये की कि जो आपके कारण से नहीं हो पा रहा था, आप मेरी सहमति के लिए आए, ये मैंने आपके दृष्टिकोण का सही चयन आपने किया, यही करना चाहिए था। लेकिन जो आपने त्यागपत्र देने का निर्णय दिया, ये अपने पद की गरिमा के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ है, ये नहीं करना चाहिए। तो कोई न कोई कमी हमारे कठोरता में है। जो नरमी हमने बढ़ती थी, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना ही चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अधिकार और कर्तव्य हमें मिले हैं उनके अनुसार हमको कार्य का निर्वहन करना चाहिए। तभी हम उस पद की गरिमा की पराकाष्ठा में खरे उतर सकते हैं। तो दोस्तों, तब उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टिकोण को उन्होंने सही बताया कि त्यागपत्र का निर्णय जो है तुम्हारा मुझे नहीं समझ में आया। तो वे कुछ गंभीर हो गए। तब उन्होंने, वह राजेंद्र बाबू गंभीर हुए। तब उन्होंने कहे लगी कि तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो मैं उसे कभी रोकता, लेकिन किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व की बात सामने लाकर तुम्हारा त्यागपत्र देना उचित नहीं। तो अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनकी सहमति लेना, सलाह लेना, जिसको जितना अनुभव होता है, जितना ज्ञान होता है, वह उस ज्ञान के पराकाष्ठा को जानते हैं और हर एक चीज़ का हल हमारे पास होता है दोस्तों। तो सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए मान अपमान का प्रश्न ही क्या है। जो सार्वजनिक, जो जनता के कल्याण के लिए है, वह न मान का ध्यान रखते हैं न अपमान का ध्यान रखते हैं। उनके लिए समतामूलक है। तो जनता के हित के लिए वह अगर कोई कार्य करते हैं उसका न मान है, वो अपमान को भी सामने कर लेंगे। क्योंकि मेरे अंतःकरण में यह तीव्र दंश लगा। तब राजेंद्र बाबू के अंतःकरण में जो त्यागपत्र का की बात थी, वह जो है एक जैसे सांप जैसे दंड मारता है उस प्रकार का उनको लगा। तीव्र दंश जैसा, वंश जैसे दंश लगता है, जैसे पीड़ा होती है, उस प्रकार की पीड़ा उनके अंतःकरण में हुई। तो
कितनी शूद्र अहं मान्यता में फंसकर मेरा अधपतन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वास्तविक मर्यादा के पद का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहा था। मैंने नम्रता के कारण, जहाँ पर मेरे को सख्त होना चाहिए, जहाँ पर हमको साम दान दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए, तो रामचंद्र जी ने भी दोस्तों, रामचरित मानस में भी कहा है कि बिना भय के जो है कभी भी कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। बिना ही न मान जय जरा गए 3 दिन भी, बोले राम सकूप तब भय बिनु होत नहीं। ऐसे रावण के पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अनेकों बार अनेक दूतों को भेजा, विचारों को भेजा, कितनी कृतियाँ की। अंतोगता जब रावण किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसके लिए दंड संहिता बना करके पूरी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का उन्होंने मन बनाया। क्योंकि साम दान दंड भेद, गीता में भी दोस्तों इस प्रकार की बातों को कहा गया है कि साम दान दंड भेद बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अपने पद की गरिमा चलाने के लिए उनको नम्रता की तरह दृढ़ता, कठोर होना चाहिए था। और तब उन्होंने कहा, तब वह मान गए कि मेरे अंतःकरण में यह जो गांधी जी की बात थी वह तीव्र दंश की तरह लगी। कितनी शुद्र अहं मान्यता में फंसकर मेरा यानी अधपतन हो रहा है, यानी मैं पतन की ओर जा रहा हूँ। इतने लोगों की अवहेलना का मैं पात्र बनता, अनेक प्रकार की बुराइयाँ होती और इस प्रकार का संदेश जो है सभी पूरे देशवासियों में जाता तो मेरी क्या दशा होती। तो यहाँ पर मान की बात आई, अपने मान का ध्यान उन्हें रखा, अपने सम्मान का ध्यान रखा। जो अपमानित होते, अपमान अगर वह यहाँ पर विफल हो जाते तो वह अपमानित हो जाते। तो अपने कर्तव्यों के सही निर्वहन न करने के कारण मानव जीवन में हम अवमानता के भागी हो जाते हैं, अवहेलना के भागी हो जाते हैं। जब व्यक्ति सार्वजनिक कार्य में अपने जीवन प्रवाह को नियोजित कर देता है, हम अपने जीवन को अगर किसी देश के लिए समर्पित कर देते हैं तो किसी हर हालत में यानी अक्षरशः हमको उसका पालन अनुपालन करना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो उसके व्यक्ति चैतन्य पर उसका अधिकार ही क्या है, ये उनके अंतःकरण में बातें आई राजेंद्र बाबू के बारे में। तो सेवा कार्य में भी मान अपमान का ख्याल तो अधर्मी है। तो जब हम सेवा करते हैं, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम नौकरशाही करते हैं, कहीं पर भी कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी मान अपमान का ख्याल भी अधर्म ही जैसा लगता है। तो कहना नहीं होगा कि राजेंद्र बाबू ने अपना निर्णय बदल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखा और मान अपमान के विचारों का सही सामंजस्य निकाला और अपने से बड़े महात्मा गांधी जी का के भावों का उन्होंने सम्मान किया और अपने को ही उन्होंने बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को दूँ अपना मुझसा बुरा न कोई। कहने का मतलब है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि सभी को मैंने जब मेरे को इतना बड़ा पद मिला है तो उस पद की गरिमा को मैंने पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो कहना नहीं होगा कि राजेंद्र बाबू ने अपना निर्णय बदला और गांधी जी का कहना मानकर अध्यक्ष पद छोड़ने का विचार त्याग दिया। तब उन्होंने उस विचार को त्यागा और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने पुनः अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने का वचनबद्ध हुए। तो ये दोस्तों हमको इस प्रकार की विचारों से हमारे जीवन में इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। और जब हमको कहीं पर ठोकर लगती है तो वही ठोकर हमको आगे पहुंचाती है। तो कहीं कहीं पर हम असफल होते हैं तो वही असफलता हमको सफलता के पायदान पर पहुंचाती है। तो मान अपमान की पराकाष्ठा को सही ढंग से, अपमान होने पर भी मान की प्राप्ति, अब अगर हम अपमानित नहीं होते तो हम मान नहीं प्राप्त कर सकते। तो इन दोनों की यानी इसी स्वरूप को सही रूप में आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, आज राज्यसभा लोकसभा में जिस प्रकार की बातें होती हैं
यही बातें जो है 140 आज की संख्या के अनुसार 140-150 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है। तो उसमें मान अपमान के का ध्यान प्रत्येक मानव जीवन को है। तो इसी मान अपमान के ध्यान को अपने विचार में रखते हुए तो राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी की बातों को जिस प्रकार से उन्होंने उनकी बातों का ध्यान रखा, वो आज के लिए भी दोस्तों एक प्रकार का प्रेरणा का विषय है। तो यही प्रेरणा हमारे ऐसे लोगों तक जाए, उनके विचारों में इस प्रकार की बातें आएँ तो हम अनेक प्रकार के गलत निर्णयों से अपने को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। और प्रेरणा के स्रोत में किसी भी क्षेत्र में, ये तो राजनीति क्षेत्र था, लेकिन हम किसी भी और क्षेत्र में, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, तो कोई भी हर क्षेत्र में अपना निर्णय सही ढंग से ले सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मान अपमान की पराकाष्ठा के विषय में इतना बहुत पुराना प्रकरण है। इस प्रकरण को मैंने सामने रखने का छोटा सा है, लेकिन इसी से हमको अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्थन और विचार शुद्धता के अनुसार कार्यों की परिणति को परिपूर्ण करने के भावों का संपादन करना चाहिए। जो अधिकार क्षेत्र हमको दिए गए हैं, उन अधिकारों का सही और गलत निर्णय लेकर के सही भावों का संचार करना चाहिए। तभी हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपनी मर्यादा के अनुसार राम राज्य की स्थापना करने में समर्थवान हो सकते हैं। अवरोध आते हैं, हजारों अवरोध आते हैं, लेकिन अवरोधों से हमको विमुख नहीं होना है, हमको उनका सामना करना है, चुनौतियों से लड़ना है। चुनौतियाँ मानव जीवन के आगे बढ़ने की सबसे बड़े संदेश होते हैं। इन्हीं संदेशों के परिणाम स्वरूप अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और मान अपमान की पराकाष्ठा से विमुख होकर के हमने अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से करना चाहिए। यही आज की प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा स्वरूप है।